हेलो, साउंड सही से जा रहा है आप लोगों के पास? यस सर, आ रही है। चलिए, ठीक है। तो हम लोग की आज की क्लास है जीएसटी में कैसे रजिस्ट्रेशन करे, है ना, क्या लिमिट है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा बेसिक पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आप में से कोई बता सकते हैं जीएसटी के बारे में, आपको क्या पता है, जीएसटी क्या होता है? आप में से कोई भी? यस सर। यस सर। हाँ, बताइए। सर जीएसटी जीएसटी इनडायरेक्ट गुड्स टैक्स है। एंड सर्विस टैक्सेस है, जो कि हम थर्ड पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और जीएसटी सर हर मतलब प्रोडक्ट, जो भी कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी सब जो भी प्रोडक्ट है सर, उस पे जीएसटी लगती है। जैसे चावल, दाल, आटा, ये सब पे सर जीएसटी नहीं लगता है। और हर प्रोडक्ट का हर चीज पे अलग अलग सर जीएसटी का रेट बनाया गया है। ठीक है, चलिए। मोनू, आप बताइए। सर जीएसटी का गुड एंड सर्विस टैक्स होता है सर, जो 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। तो जीएसटी पर ये सर गुड्स पे सर लगता है सर टैक्स सर। जो खुला सर चावल आटा पे सर नहीं लगता सर, जो पैकेट टिकट जो आता है सर उस पर सर टैक्स लगता है सर। गुड पर जैसे सर गुड पर सर 12, 5, 12, 18, 28% लगता है सर। सर्विस पे सर 5, 12, 18 लगता है सर। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। अंशु, अंशु आप बताइए, आप क्या जानते हैं जीएसटी के बारे में? क्या है जीएसटी? यह सर जीएसटी सर इनडायरेक्ट टैक्स है। यह सर इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी ठीक सर है, 15 डिजिट का अंक नंबर होता है। जीएसटी में अलग अलग रेट्स हैं। चलिए, ठीक है। निशा आप बताइए, आप जीएसटी में क्या जानते हैं? सर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स है और ये इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लिमिट गुड्स पे 40 लाख है और सर्विस पे 20 लाख। और जीएसटी R1 फाइल होता है, ना, तो इसमें सेल का डाटा जाता है। और जीएसटी 2A 2B में भी वो देखते हैं। और जीएसटी 3B में परचेज और ये जीएसटी सबका डाटा जाता है। चलिए, ठीक है। निमिता, निमिता आप बताइए। सर जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स जो 1 जुलाई 2017 को आया था। और ये क्या गुड्स और गुड्स पे 2 बार मंथली फाइल होता है, जीएसटी R1 और जीएसटी 3B। उसका ड्यू डेट है करीब 11 तारीख को। आपका साउंड कुछ कट गया है। गुरमीत सिंह, आप बताइए, आपको पता है जीएसटी क्या है? यस सर। सर जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी सर, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस को सप्लाई करने पे लगता है। और ये इंडिया में एप्लीकेबल एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और इसमें सर स्लैब होती है 5, 12, 18, 28। सर ये होता है। चलिए, लगभग आपने सही बताया। और भी है जो खुद से बताना चाहते हैं? अनमोल, मोनिका, प्रीति, सैलवी। सर जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल हुआ है इंडिया में। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत पहले भी बहुत अलग अलग देश में भी आ चुकी है। ये दो हेड पे लगता है, दो व्यक्ति से हो सकता है सर। एक सप्लायर होता है इसमें और एक रेसिपिएंट होता है। रेसिपिएंट जो होता है वो पे करता है, सप्लायर का होता है कलेक्ट करने का और गवर्नमेंट को फिर पे करने का।
इसमें हम सब इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है इस पे लिमिट होता है। अगर गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो 40 लाख का लिमिट होगा, सर्विसेज पे सप्लाई हो रहा है तो 20 लाख का लिमिट होगा सर। और इसमें सर कई सारा फॉर्म्स होता है जीएसटी का, रिटर्न्स का, GSTR 1, GSTR 3B 9, इस तरह से फॉर्म होता है सर। और ये मंथली भी होता है और ये क्वार्टरली भी फाइल किया जाता है। वो उसका भी एक लिमिट होता है सर। अगर 5 करोड़ से ऊपर का है तो वो उसको मंथली भरना होगा, अगर 5 करोड़ से नीचे है तो उसको फिर क्वार्टरली और मंथली वो ऑप्शन होता है उसके पास चूज करने का। फिर उसके बाद IFF होता है सर, बहुत सारा इसमें मिलता है। फिर पैन नंबर का इसमें इस्तेमाल होता है। बहुत सारा जीएसटी में एग्जाम सप्लाई भी होता है, जैसे हॉस्पिटल का हो गया, मेडिकल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, जो नेसेसिटी आइटम होता है उस पर जीएसटी नहीं लगती है। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सर। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। शैलवी आप बता सकते हैं कुछ? अभिषेक, मोहम्मद जिहान, विकास, प्रफुल्ल। चलो ठीक है, आप लोगों ने जो भी बताया है लगभग सही बताया। हम अभी थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे। बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कीजिए अपने आप को, और कैमरा सबका ऑन होनी चाहिए। अभी भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका कैमरा ऑफ है। मिसाल, आप बता सकते हो जीएसटी क्या है? आप कभी नाम सुने हैं? यस सर। बताइए। सर जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स है सर, जो गुड्स एंड सर्विस पे वो टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। और ये लग्जरी आइटम पे भी लगता है। चलो ठीक है। हाँ, मोनिका आप बताओ। यस सर। जीएसटी क्या एक होता गुड एंड सर्विस टैक्स है जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी में 2% काम करती है सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर जीएसटी सप्लायर जीएसटी चार्ज करती है और रेसिपिएंट पे करता है। जीएसटी तीन जीएसटी तीन प्रकार का होता है। CGST, SGST, IGST और UGST 4 प्रकार का होता है सर। है? ये कब जीएसटी अप्लीकेबल कब होता है? 1 जुलाई 2017 को। नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है कि कब हम सीजीएसटी या कब हम आईजीएसटी लगाएंगे? कौन सा कंडीशन होता है? सर जब एक ही स्टेट में होगा तो CGST और SGST दोनों लग सकता है, और एक स्टेट से बाहर जाएगा तो IGST लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करेंगे तब। यूटी जीएसटी कब लगेगा? आपने बताया ना अभी सर यूटी यस जीएसटी। सर, केंद्र शासित प्रदेश में जब सप्लाई करते हैं तो UTGST लगता है। चलिए मान लेते हैं बिहार से है ना, कोई केंद्र शासित प्रदेश है, मान हम्म। लीजिए पंडुचेरी है ना। तो बिहार यस से पंडुचेरी में हम सेल कर रहे हैं, क्या उस पे यस यूटी जीएसटी लगा सकते हैं आप? यस सर। कोई बता सकता है इस पे यूटी जीएसटी लगेगा या नहीं? सर इस पे IGST लगेगा। नहीं लगेगा। यूटी जीएसटी IGST तो नहीं ये लगेगा। लगेगा। यूटीजीएसटी होता क्या है, पहले एक बार ये क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये चीजें हम लोग को बताया नहीं है। बता देते हैं वही। IGST, SGST, सर CGSटी सब पौंडीचेरी पता से है बट सर पौंडीचेरी से अगर पौंडीचेरी में अगर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो शायद UTGST लगेगा, ऐसा है क्या? हाँ, सेम होगा, वहाँ पे तब यूटी जीएसटी अप्लाई होगा। चलिए ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का
अभी आप लोगों ने बहुत चीज बताया कि जीएसटी कब अप्लीकेबल हुआ था, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी के टाइप्स आपने बताया, आपने भी बताया इंटर स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है। तो ये सब कुछ बातें को हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, है ना, कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे ले सकते हैं, क्या आपकी लिमिट होनी चाहिए इंडिया में। हर एक स्टेट के लिए है ना कैटेगरी बनाया गया है कि आपको 7 स्टेट सिस्टम में है तो आपको अलग टैक्स का मतलब ये सेल का लिमिट है, आप किसी दूसरे स्टेट में उसका अलग लिमिट है। तो ये सब लिमिट हम लोग देखेंगे, सर्विस के केस में क्या लिमिट है, गुड्स के केस में क्या लिमिट है, यदि आप कंपोजिशन सप्लाई में आते हैं तो उस समय क्या लिमिट है आपकी, यदि आप कैजुअल टैक्स पेयर है तो आपकी क्या लिमिट होनी चाहिए, यदि आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, क्या लिमिट है ना? ये हम लोग आज देखेंगे सर प्रोपोजिशन तो सर लग्जरी आइटम पर लगता है ना सर? हाँ बताइए बोलो। कंपोजिशन जो बोल रहे थे ये लग्जरी आइटम पर लगता है ना? नहीं ना, कंपोजिशन वो छोटे बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक। ये जो जीएसटी है अपने कब आया था इंडिया में? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को आया था। और ये जो जीएसटी है इसका फुल नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वैसे टैक्स गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। कोई हमें बता सकते हैं आप में से व्हाट इज द गुड्स ये एंड सर सर्विस? गुड्स वो होता है जो रॉ मटेरियल है, और सर्विस वो है जैसे हमारी टैक्स फॉर वेल्थ एकेडमी है सर, ये भी एक सर्विस दे रही है। या फिर हम सर्विस मतलब सर किसी को सर्विस देना इन द सेंस कि सर सर जैसे अभी डॉक्टर जो है तो वो भी एक सर्विस ही देते हैं, या फिर टीचर है तो वो भी एक सर्विस दे रहे हैं। हमारा टैक्स फॉर वेल्थ एकेडमी है वो भी सर्विस दे रही है सर। और गुड्स का टैक्सेबल मतलब आइटम मूवेबल हो उसको गुड्स गुड्स सर जो बोलते रॉ हैं। मटेरियल होते हैं, जैसे मूवमेंट करता है, गुड्स जिसका सर गुड मूवमेंट मूवमेंट होता करता है। है। सर गुड्स टेंजिबल फॉर्म में होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं उसको, वो होता है हमारा गुड्स। और सर्विस होता है हमारा इंटेंजिबल फॉर्म में, जिसको हम ना देख सकते हैं और ठीक है। जैसे आप जाते हैं मॉल में है ना, कुछ परचेज करते हैं आप, तो वहां पे आपको कुछ फिजिकल वे में कुछ मिलता है ना, तो वो गुड्स हो गई। या कहीं पे भी कोई मेडिसिन आइटम लेने गए या किसी शॉप पे गए तो वो गुड्स के फॉर्म में। लेकिन यदि आप यहाँ पे एडमिशन लिए, आपको एज एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी के मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे गुरमीत ने बिल्कुल सही बताया कि गुड्स जो है टैंजिबल है, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन सर्विस जो है इनटैंजिबल है, तो उसको हम नहीं देख सकते। तो जो गुड्स या सर्विस पे लगने वाली जो टैक्स है वो आपका जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसे है ये? जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि सर सर ये क्योंकि हम ये लोग खुद से किसी के डायरेक्ट रिसिपिएंट के गवर्नमेंट द्वारा को नहीं पे दिया नहीं जाता है। करते हैं, सर ये हम थर्ड इसमें पार्टी के द्वारा हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। सर तो ये कैसे इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है? टैक्स तो पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट को। सर सर ये जीएसटी सप्लायर इनडायरेक्ट कर टैक्स रहा है। इसलिए है क्योंकि इसमें जो हम टैक्स है ना, टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने सप्लायर को टैक्स देंगे, सप्लायर हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें टैक्स बर्डन शिफ्ट हो गया, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो। चलिए, और भी कोई बता सकता है ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है? हम बोलते हैं ये डायरेक्ट टैक्स है, अब कैसे हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? गुरमीत ने लगभग सही बताया, आप में से और भी कोई बता सकते हैं? फिर सर अगर ये इसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम इसमें जो टैक्स पे करते हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा करते हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी सर
प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पे जो जीएसटी ऐड होता है, तो हम उसके थ्रू कर रहे हैं सर, थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं। जिसे हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, मान लीजिए कि उसकी ये टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट मान लीजिए 1,000 या 10,000 का मान लीजिए, और इस पे जो हम टैक्स पेड किए हैं, ये मान लीजिए 1,800 हमने पेमेंट किया है, और ये आपकी इनवाइस अमाउंट हो गया। इनवाइस अमाउंट वो अमाउंट होती है जो हम पेमेंट करते हैं किसको, सप्लायर को। ये अमाउंट प्लस ये amount। यहाँ पे देखिए, आप कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं तो आपको ये अमाउंट पेड करना होता है, इनवाइस अमाउंट, जिसमें टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स की अमाउंट होती है। अब आपने यहाँ पे टैक्स का पेमेंट किया जो आपको गुड्स सेल किया है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपने पेड नहीं किया है। तो जब टैक्स है ना, एसएससी जो टैक्स पेड करता है वो एसएससी है, एसएससी खुद पेड नहीं करके बाय थर्ड पार्टी से टैक्स का पेमेंट होता है, तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पे जैसे ये जो गुड्स है, ये ने परचेज किया है और उसने टैक्स उस पर पेड किया है। ये जो टैक्स की अमाउंट आपकी है, ये सेलर को पेमेंट किया गया है, और सेलर अगले मंथ जब वो अपना जीएसटी फाइल करेगा तो वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। यहाँ पे हम सीधा गवर्नमेंट को डायरेक्ट वे में पेड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स होती है। इनडायरेक्ट टैक्स का एक और मीनिंग होता है कि टैक्स किसी एक पर्सन पे लगाई जाती है और उसका पेमेंट कोई दूसरा पर्सन करता है। और जो टैक्स हम खुद गवर्नमेंट को पेड करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, ये हम खुद पेड करते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टैक्स हम गवर्नमेंट को पेड नहीं करके हम सेलर पार्टी को, सप्लायर को हम पेड किए हैं और सप्लायर के गवर्नमेंट को पेड किया है। इसलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। सर एडवांस टैक्स थोड़ा सा बताइएगा। वो आपका इनकम टैक्स का पार्ट है, जब हम लोग टीडीएस में आएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। वैसे टीडीएस की क्लास में बताया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ टैक्स। आईजीएसटी हो जाए, एक आपका सीजीएसटी हो जाए, एक आपका एसजीएसटी हो जाए, या यूटीजीएसटी। एक और कुछ वर्ड आता है, एक आता है आपका इंफ्रा और इंट्रास्टेट, इंटर। और एक आपका आता है इंटरस्टेट। मोनू, आप हमें बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। सर इंट्रा से सर सेम स्टेट पर लगता है सर, इंटर से सर आउट ऑफ स्टेट पर लगता है सर। आवाज गया सर? थोड़ा स्लो आया, फिर से बताइए। इंटर स्टेट सर सेम स्टेट पर लगता है सर, बिहार टू बिहार सर इंट्रा स्टेट होगा सर, इंटर स्टेट सर आउट ऑफ स्टेट सर, तो बिहार टू दिल्ली सर आउट ऑफ स्टेट। देखिए, हम लोगों को जीएसटी में ये भी देखना होता है कि इंटर स्टेट सप्लाई किया गया है या इंटर स्टेट, दोनों अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे इंट्रा का मतलब हो गया सेम स्टेट, जैसे बिहार में है, बिहार में ही सप्लाई सेल कर रहा है, जैसे पटना से गया या पटना में, पटना से पटना में, सेम स्टेट। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट होता है।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि हम बिहार से बिहार में सेल करेंगे, कोई एक स्टेट में, या यूपी से यूपी में, दिल्ली से दिल्ली में, तो वो आपका इंटर स्टेट हो गया, सेम स्टेट हो गया। और डिफरेंट स्टेट में क्या होता है कि हम जैसे यूपी से बिहार में सेल किया है, ये आपका इंटर स्टेट हो गया। अब यहाँ पे जो टैक्स की टाइप्स मैंने आपको बताया, ये अलग अलग लगती है, मतलब कौन सी इंटर स्टेट में कौन सी टैक्स लगेगा, इंटर स्टेट में कौन सी टैक्स लगेगा। यदि आपका इंटर स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, तो यहाँ पे आप आईजीएसटी आईजीएसटी लगाएंगे। यदि इंटर स्टेट है, सेम स्टेट है, तो सीजीएसटी या एसजीएसटी। यहाँ पे दोनों लगेगा, यानी ये प्लस में आ गया, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यूटी जीएसटी। यहाँ देखो सर किसी में सिंगल नहीं लगता है ना? सिंगल ये लगा ना, आपका इंटर स्टेट है तो इसमें सिंगल लगेगा। हाँ आईजीएसटी मतलब सीजीएसटी, मतलब ऐसा नहीं होता ना सिर्फ सीजीएसटी किसी पे लगा या एसजीएसटी? नहीं नहीं नहीं, वो दोनों साथ में लगेगा विद इक्वल अमाउंट के साथ। कब लगेगा, जब वो इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट वो होती है जो सेम स्टेट में सर होता है, तब तो फिर एग्जाम्पल क्या इसमें है। सर डबल डबल जीएसटी लग गया। अगर हम बिहार से अगर दिल्ली कर रहे हैं तो सर बिहार का जो मतलब जीएसटी है वो भी लगा, फिर दिल्ली में जो जीएसटी है वो भी पे करेंगे सर। नहीं ना, देखिए इस केस में क्या होता है कि जहाँ पे सप्लाई आईटीसी हो किया जाएगा गया सर। है, गुड्स जहाँ पे सेल किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। एक बार तो और से यहाँ पे रिपीट आप देख, कीजिएगा सर, टाइप्स ऑफ टैक्स। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूटी जीएसटी मैंने अभी नहीं डाला। यूटी जीएसटी कब लगेगा, ये भी आपका इंटर स्टेट। और ये यूनियन टेरिटरी जो होता है, केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया, उसके लिए यूटी जीएसटी लगता है। यूटी जीएसटी प्लस साथ में उसमें लगेगा सीजीएसटी। मैं इसके एग्जांपल से समझा सकता हूँ, ज्यादा समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा है, पांडुचेरी है। पांडुचेरी से पांडुचेरी में ही हम सेल लक्षद्वीप। करेंगे, तो वहां पे लक्षद्वीप सीजी मालदीव का। और यूटी जीएसटी दोनों लगेगा। तो ये बिहार हो गया आपका, और ये आपका यूपी हो गया। यहाँ पे एक्स वाई और जेड है, ठीक है। और यूपी में कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी पर्सन, ए बी और सी। अब हमें बताएं, यदि एक्स सेल कर रहा है ना, यहाँ पे एक्स टू सी, यहाँ पे ये वर्ड हुआ, एक्स ने सी को सेल किया है, या सी टू जेड, या ए टू सी। आप, मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन आपको बताया। आप इस कंडीशन में बताइए कि किसमें यूटी जीएसटी लगाएंगे, किसमें सीजीएसटी या किसमें एसजीएसटी, और क्यों लगेगा। चैट सर बॉक्स में सिर्फ डालिए। थर्ड थर्ड में सर वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाकी चैट सब में बॉक्स में डालिए। आईजीएसटी लगेगा सर। इसमें भी सर
CGST और SGST लगेगा। और ये 1 2 3 4, अब चैट बॉक्स में डालिए 1 2 3 और 4, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें किसमें CGST किसमें SGST लगेगा, क्या IGST किस पे applicable होगा और क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। आप लोग चैट बॉक्स में डालिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको बस ये चेक करना है कि सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट में है। हाँ चलिए, लगभग सबका सही है। देखिए, एक्स ने सी को सेल किया है, एक्स कहाँ पे है, बिहार में, सी कहाँ पे है, यूपी में, ये आपका इंटर IGST स्टेट हो लगेगा। गया। इंटर स्टेट के केस में क्या लगता है, IGST। IGST लगेगा। यहाँ पे देखिए, सी ने जेड को सेल किया है, सी कहाँ पे, यूपी में, जेड कहाँ पे है, बिहार में, ये भी आपका इंटर स्टेट हो गया, तो IGST लगेगा। ए ने सी को सेल किया है, ए यूपी में, सी भी यूपी में है, तो ये आपका IGST इंटर लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे वाई ने एक्स को सेल किया है, वाई ने एक्स को, ये भी सेम स्टेट, ये भी हो गया। आई बात समझ में कैसे हमने CGST या SGST एप्लीकेबल किया है। बट ये सर CGST और SGST दोनों एक साथ कैसे लगाएंगे सर, एक बार ये चीज एक्सप्लेन कर दीजिए। हेलो सर, बताइए। ये पूछना है कि जैसे सर इंट्रा स्टेट में बिहार टू बिहार CGST SGST आपने किया है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो गया टैक्स। और जो IGST है ये टैक्स किसको मिलता है, और UTGST ये टैक्स किसको मिलता है? ये सब इंटीग्रेटेड होता है सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। CGST है, ये तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। स्टेट वाला है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। और IGST जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। और UTGST हो सेंट्रल गया, गवर्नमेंट अलॉट करता है स्टेट्स को। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाती है। और UTGST हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको ये पैसा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक्स ने सी को सेल किया है और इस पे उसने टैक्स पेड किया है 50,000 का। ये जो 50,000 है ये किसके अकाउंट में जाएगा, तो कौन सा गवर्नमेंट के पास जाएगी, तो IGST है, तो ये
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ही जाएगी, टैक्स का पैसा। यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, ए ने सी को सेल किया है और इसमें टैक्स का पेमेंट किया है मान लीजिए 20,000 का। तो इस केस में क्या होगा, आधा पैसा सेंट्रल के पास, आधा पैसा स्टेट के पास। ए ने सेल किया, अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा स्टेट के पास जाएगा पैसा। ए ने सी को सेल किया है, ए ने सी को सेल किया है, दोनों क्या है, यूपी में है। तो आधा पैसा इसमें से सेंट्रल के पास जाएगा 10,000, आधा पैसा जो बच गया 10,000 वो यूपी स्टेट को पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। अच्छा, टैक्स अमाउंट सेम ही लगेगा, मतलब जैसे अगर 18% हमें टैक्स देना है तो हम 18% ही देंगे। अगर दोनों स्टेट को जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमें 18% वहां और 18% वहां, वैसे दोनों स्टेट को नहीं देना होगा, है ना सर? 18% में से 9% दोनों स्टेट को देना होगा। यदि एग्रीगेट वैल्यू 18 की लग रही है तो आप उसको हाफ करेंगे 99%, वो ऑटो कैलकुलेशन होगा, इक्वल अमाउंट जाता है। ठीक है, या अभी भी कोई कंफ्यूजन? यस सर। हाँ बताइए सर बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये आईजीएसटी आपने बोला कि आईजीएसटी में क्या है कि अगर हम अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट को सामान भेज सप्लाई करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, आप यही तो बोल रहे हो। तो जैसे मान लो हमने, जैसे मैं यूपी का हूँ, तो यूपी से मैंने अगर बिहार सामान बेच दिया, सप्लाई करा, तो उस पर जैसे मान लो 18,000 रुपये टैक्स लगा 1 लाख रुपए के ऊपर 18% का। तो ठीक है, 18,000 रुपये का जो टैक्स है वो किसको जाएगा? वो इंटर स्टेट हो गया तो आईजीएसटी उस पर एप्लीकेबल होगा, वो सेंट्रल के पास चली जाएगी। तो वो 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो सर टैक्स तो वही देगा ना जो मतलब जो सामान खरीद रहा है। हाँ हाँ, वही जैसे वही देगा। जैसे बिहार में मैंने सप्लाई करा कुछ गुड्स, तो 18,000 रुपये तो वो ही देगा ना जो जो मतलब बिहार वाले देंगे ना, लोग जो बिहार को जिनको सप्लाई करा है मैंने। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप यूपी से है ना, तो ये है। और सत्यम जो है वो बिहार में है, ठीक है, आपने सत्यम को सेल किया है, हाँ ये टैक्स, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट हो गई। देखिए टैक्सेबल और टैक्स दोनों अलग अलग होते हैं। ये टैक्सेबल अमाउंट मान लीजिए कि वो 20,000 की है, ठीक है? और इस पे टैक्स पेड किया गया है, जो टैक्स का अमाउंट है मान लीजिए 2,000 है, ठीक है। ठीक है? तो यहाँ पे गुरमीत ने सत्यम को सेल किया, तो सत्यम गुरमीत को कितना पैसा टोटल देगा, 22,000। यहाँ पे सत्यम ने गुरमीत को दे दिया टैक्स का अमाउंट प्लस टैक्स की अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स की अमाउंट। अब गुरमीत की जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना जीएसटी फाइल करे और जो आईजीएसटी के फॉर्म में जो पैसा आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा वो ट्रांसफर करे, मतलब उसमें वो पैसा डाल दे। जी यहाँ पे पेड किया है सत्यम जी गुरमीत को, बट गुरमीत ने क्या किया है ना, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को पेड किया है, क्योंकि जी ये आईजीएसटी के फॉर्म में आ गया इंटर स्टेट में। आज बात समझ में, अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, तो फिर ये पैसा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, तो सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट किसको देगी सर? क्या बोले? सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगी? वो पैसा उसके पास चला जाएगा, तो वो अब सर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को पैसा थोड़ी ना देगी, वो तो टैक्स अमाउंट है तो वो खुद के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही वो अमाउंट रह जाएगा। हाँ नहीं, हाँ। वही बढ़ता है अलग अलग स्टेट्स में, उसके हिसाब से बढ़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी हम लोग टैक्स पैसे भी पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट उस टैक्स को अपना अलग अलग चीजों में यूज करती है, टैक्स के सर रूप में पैसा नहीं बढ़ता है। सर सीजीएसटी एसजीएसटी का तो बढ़ता होगा, आईजीएसटी का तो बचेगा नहीं, वो तो सिर्फ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बेट वही बता, बेट ठीक। यहाँ जो 2,000 जो
पैसा है, रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई है एज ए फॉर्म ऑफ IGST, सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा को डिवाइड करेगी, बांटेगी। अब ये देखना है कि वो यूपी को देगा या बिहार को देगा, जी पैसा वो सेंट्रल डिवाइड गवर्नमेंट पे करेगी। डिपेंड करेगा ना सर। हाँ, नहीं उसको देना ही होता है। एज अ फंड दिया जाता है इसे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जहाँ पे गुड्स का सप्लाई हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे सेल किस स्टेट में हुआ है, यूपी में या बिहार में। बिहार में सेल हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से कुछ पैसा, अजय मान लीजिए इक्वल पैसा डालना चाह रहा है तो 1,000 वो बिहार गवर्नमेंट को इशू करेगा। सर आपको ये ये देखना है मैंडेटरी है कि इशू जहाँ, करना? यहाँ पे ये देखना होगा कि जहाँ पे सेल किया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे है, उस स्टेट को पैसा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सर ये मैंडेटरी होता है देना? हाँ, यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई इंटर स्टेट सेल करेगा ही नहीं, कोई स्टेट उसको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इंटर स्टेट यदि सेल होगा तो फिर स्टेट को तो कोई भी पैसा नहीं आया एज ए टैक्स के फॉर्म में, वो क्यों अलाउ नहीं सर, करेगा जब यूपी को टैक्स बिहार में अमाउंट सर सेल करने। सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही है तो सर वो अमाउंट तो हर स्टेट में सर वो एज ए फंड भी आ सकती है। नहीं नहीं, जिस स्टेट में सेल हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा गया है वो डिवाइड की जाती, वो दिया जाता है। अच्छा। या तो बिहार में सेल हुआ है तो वो यूपी या पंजाब को नहीं देगा पैसा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, जीएसटी में ना बहुत बड़ी चीज होती है सब, तो वहां पे आपको जाके ज्यादा मतलब समझ में आएगी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप बस इतना ये समझिए कि जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, जहाँ पे गुड्स सेल होता है, यदि वो इंटर स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को इक्वल अमाउंट है ना, जितना टैक्स है उसका हाफ पैसा वो ट्रांसफर करती है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि टैक्स के अलग अलग टाइप्स है, CGST, SGST, ITGST, ये सब इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट है ना, ये क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, ये हम लोगों ने। एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए, उसके बाद आगे यदि कोई आप लोगों का कंफ्यूजन, ये बिहार है, बिहार में ए है, ए ने सेल किया है, सेल टू सी, और सी जो है यूपी में सी है, ठीक है। इसमें टैक्सेबल आपका हो गया 50,000 और टैक्स हो गया 5,000, मान लीजिए टोटल 55,000 की हो गई। ये गुड्स को, सेम गुड्स को, जो सी मतलब सी जो यूपी में है वो एक सेकंड, डी को सेल किया, यूपी में जो डी है ना, डी नाम का कोई पर्सन है, उसे सेल किया है। उसमें टैक्सेबल कितना किया, वो 52,000 का किया है, और उस पे जो टैक्स जो है वो 5,300 का है। टोटल इसकी कितनी हो गई सेल, ये प्लस ये। अब यहाँ पे देखिए कितने पार्टी इन्वॉल्व हो गए इसमें, एक ए है, एक बी हो गया आपका, सॉरी बी नहीं है, एक सी हो गया और एक डी हो गया। क्वेश्चन को आप सही से समझना है। यहाँ देखिए मैं एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ये टैक्स का सही से समझ में आ सके। यहाँ पे ए ने सेल किया है सी को, ए और ए बिहार में है बट सी कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। उसके बाद सी ने सेल किया है डी को,
तो सी भी यूपी में है और डी भी यूपी में है। अब आप हमें बताइए कि किसका कितना टैक्स का लायबिलिटी बना, कौन कितना टैक्स गवर्नमेंट को पेड करेगा। किसके ऊपर कितनी टैक्स की लायबिलिटी बनी, ए के पास कितना टैक्स का बना, बी का कितना, सी का कितना। ए और सी का तो 25-2500 रुपया बनेगा सर। आप चैट बॉक्स में डालिए, डालिए जिनका बन जाओ। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझेंगे आपको भी कंफ्यूजन होगी। आपको ये देखना है कि इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है, कितनी टैक्स की लायबिलिटी बनी हुई है और कौन टैक्स का पेमेंट करेगा। जीएसटी के केस में क्या होता है कि हमेशा जो बायर पार्टी होता है, जो रिसिपिएंट पार्टी होता है, वही टैक्स का पेमेंट करता है। आप कहीं से गुड्स परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप ही टैक्स पेड करते हैं। तो टैक्स पे करेगी सी और डी। इसका हमें आप लायबिलिटी बता दीजिए, ए सी और डी का कितना टैक्स की लायबिलिटी बनेगा। डालिए आप लोग चैट बॉक्स में डालिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या क्वेश्चन बाउंस कर गया, तो मैं क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ ये। एक बार तो रिपीट फिर कर से बता दीजिए क्वेश्चन। फिर समझ में आ जाए तो। देखिए तो क्वेश्चन फिर ये से है, रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक, मैं फिर से बता दूं। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए जो पर्सन है वो बिहार में है, ठीक है, और सी जो है यूपी में है। ए ने सी को सेल किया है और वही गुड्स को सी ने आगे सेल किया है डी को। तो सी और डी दोनों यूपी स्टेट में है, लेकिन ए जो है वो बिहार स्टेट में है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, कौन सा इंटर स्टेट है ना। किस पे सीजीएसटी लगेगा, किस पे एसजीएसटी या आईजीएसटी, और कितना टैक्स का अमाउंट लगेगा, ये बताना है आपको। यदि आप अभी जो हमने बताया है सर सेम स्टेट, बिहार से यूपी में जो सेल हुआ है सर, इस पे इंट्रा जीएसटी लगेगा, तो मतलब क्योंकि आप अदर। यहाँ पे देखिए और दो सर टाइप का यूपी से और इंटर, यूपी में जो बिहार है यूपी सर पे वो इंटर इंटर लगेगा। इंटर जीएसटी मतलब इंटर स्टार्ट हो गया सर, तो उससे बिहार से यूपी पे सर इंटर स्टेट और यूपी टू यूपी इंट्रा स्टेट लगेगा सर। यहाँ पे देखिए दो टाइप का ट्रांजेक्शन हुआ है, एक तो ए ने सी को सेल किया है और एक सी ने डी को सेल किया है, ठीक है। देखिए ए ने सी को सेल किया, ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया आपका, यहाँ जीएसटी लगेगा सर। ये आपका इंटर स्टेट हो गया, दोनों अलग अलग स्टेट, ठीक है। नीचे वाला सेम स्टेट में। आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितना अमाउंट लगा हुआ है, 5,000। बात समझ में आ रहा है ना, ए ने सी को सेल किया। यस सर। अब इस केस में किसने किसको टैक्स पेड किया होगा, ए ने सी को पेड किया होगा या सी ने ए को। सर सी ने ए को टैक्स सी ए को किया। ए को डाला। यहाँ पे क्या किया होगा, सी ने ए को पेड किया होगा टैक्स का अमाउंट, क्योंकि सी यहाँ पे रिसिपिएंट पार्टी है ना, प्रोसीजर पार्टी है, बाई किया है, तो वो पेमेंट करेगा एज ए कंज्यूमर है। तो ये जो 5,000 का जो अमाउंट है, सी पेड टू ए, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, सी ने इंट्रा को सेल किया है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। यस सर। तो इस पे कौन कौन सा टैक्स लगेगा आपका,
CGST और जीएसटी प्लस एसजीएसटी। कितना अमाउंट का हो गया ये? 5,300। 52,000। यहाँ दिया हुआ है। और दो यहाँ पे हजार कौन- छह सौ पचास का 50% लगेगा ना सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या हुआ, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? है ना, आपका साउंड नहीं आया मेरे पास। हेलो सर। आप बताइए। सर ऐसे तो सरकार को एक ही प्रोडक्ट पे कितनी कितनी बार टैक्स मिल जाएगा सर, जैसे नहीं, मैं आपने बता बोला रहा कि। हूँ, अभी फाइनल होने सर दीजिए, मैं वही वही चीज आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या है, ये इंट्रा स्टेट है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। यहाँ पे टैक्स कितना पेड किया गया है? यहाँ पे कौन किसको पेड किया किया होगा? इसी को पेड किया होगा। तो डीसी को पे कर दिया। सी। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे डी पेड कर रहा है सी को, और सी पेड कर रहा है ए को, और ए पेड करेगा गवर्नमेंट को। लास्ट में कंज्यूम कौन किया गुड्स, किसने कंज्यूम किया? डी, है ना। लास्ट जो कंज्यूम किया है उस गुड्स को डी ने किया है। यहाँ पे डी क्या कर रहा है? पेड कर रहा है। इस केस में आप देखिए सेकेंड वाला में, यहाँ पे डी पेड कर रहा है सी को, और फर्स्ट वाला में आप देखेंगे कि सी पेड कर रहा है ए को। तो ए की जिम्मेवारी है कि वो पेड करेगा गवर्नमेंट को। कितना अमाउंट पेड करेगा? सिर्फ 5,000 टैक्स पे करेगा। ए पेड टू गवर्नमेंट। कितना अमाउंट करेगा ये? जितना उसको बी से मिला हो, मतलब सी से मिला हुआ है। एक ये टेबल देखिए, बॉक्स आप है सर। अटैच करना चाहते हैं ताकि आप सही से समझ सके। यहाँ पे देखिए, ए ने सेल किया है सी को 5,000 का, तो सी से पैसा मिला है 5,000। अब ए अपना जब फाइल करेगा तो दिखाएगा कि हमने सी को इतना सेल किया है, तो हमने उससे इतना टैक्स लिया है, तो हम अपना जीएसटी मतलब जीएसटी R1 और 3 में अपना दिखाकर पेड करेगा। कितना अमाउंट चला गया ए के साइड से? 5,000। ये समझ में आया, ये जो पेड कर रहा है गवर्नमेंट को। यस सर। अब आगे देखिए, सी ने कितना पेड किया है? ए को कितना पेड किया है? 5,000। सी ने ए को कितना पेड किया है? 5,000। लेकिन उसको मिला कितना है? डी से कितना मिल गया अमाउंट? 5300। 5300। तो एक्चुअल में सी के पास से कितना पैसा गया? उसने पेड किया है 5,000, बट उसके पास आया कितना? 5300। 5300। तो यहाँ पे उसका, हाँ, उसका क्या हुआ? बैलेंस बच गया, प्लस जो 300 का है वो बैलेंस बच गया उसके पास। अब समझिए, है ना। सी ने कितना पेड किया है? 5,000, बट उसको डी से कितना मिला है? 5300। तो सी के पास अभी कितना अवेलेबल बैलेंस बच गया? 300 का। 2%। यही जो 300 बच गया, यही इसका आईटीसी कहलाता है, आईटीसी बैलेंस। तो यहाँ आप देखिए गुरमीत, आपका जो क्वेश्चन था कि हम गवर्नमेंट को एक ही प्रोडक्ट पे डबल टैक्स क्यों दे, तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं हो रही है। जो डी ने जो सी को पेड किया है, वो उसको आईटीसी के फॉर्म में उसको मिल गया है। गवर्नमेंट के पास ओनली 5,000 ही गया है। सर ये आईटीसी क्या होता है? आईटीसी वो होता है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं कहीं से, उस समय जो टैक्स पेड करते हैं वो हमारी आईटीसी होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
तो सर जैसे हम यहाँ पे सर 5,000 टैक्स लगा, सी ने पेड किया, तो वो 5,000 टैक्स पे ही डी को सेल नहीं करेगा, है ना? वहां पे कुछ टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है सर, यहाँ पे 300 रुपया टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है ना सर? देखिए एक्चुअल में देखिए ये ने कितना पेड किया गवर्नमेंट, ओनली 5,000। ये जो 300 का जो बैलेंस बच गया सी के पास, वो उसका आईटीसी का बैलेंस बच गया। वो जब आगे कोई सेल या परचेज मतलब जब सेल करेगा तो उसे वो सेटअप करेगा। जब इसको आप पोर्टल पे देखेंगे, जीएसटी के पोर्टल पे, तो उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगी कि आईटीसी का कैसे मैचिंग होता है। कि जब हम लोग फाइलिंग करना सीखेंगे ना, लाइव सर तो हम सीखेंगे। ये चीज नहीं कर सकते हैं कि अगर हमें 5,000 रुपये अगर टैक्स यहाँ पे दे रहे हैं, तो आगे भी अगर सी डी को सेल करेगा तो वो 5,000 टैक्स पे ही करे, 5300 पे क्यों करेगा? वो तो 5,000 टैक्स पे भी आगे फॉरवर्ड कर सकता है। नहीं नहीं समझा आपका बात, फिर से बताइए। सर हम ये कह रहे हैं, ए ने सी को सेल किया तो 5,000 टैक्स पे वो सेल किया है ना, मतलब सी ने 5,000 रुपया टैक्स पे किया ए को, ठीक है? ये तो तो ठीक है। फिर ए अगर डी को सेल करेगा तो वो मतलब उतना ही टैक्स पे सेल करेगा, मतलब जैसे सर डी है, जो डी भी सी को सर 5,000 ही टैक्स दे, ऐसा नहीं हो सकता है? देखिए यहाँ पे यदि ए अगर डी को सेल करेगा तो फिर सी के वाला आएगा ही नहीं, बीच का ये जो मीडिएटर है, जो बिजनेस का मॉडल होता है, सी आएगा ही नहीं। ये सर हम होलसेल है वो ये। नहीं कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे सर डी पे किया 5,000 टैक्स अमाउंट, तो सॉरी सर सी पे किया 5,000 अमाउंट, तो डी भी तो 5,000 टैक्स अमाउंट पे करेगा। ये 353 क्यों कर रहा है सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या लॉजिक टैक्सेबल है? टैक्सेबल अमाउंट भी बढ़ गया है, 52,000 का हो गया ना, पहले पचास अच्छा, हजार का था। हाँ, यहाँ पे सी ने अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेल किया है सामने वाले को। सर प्रॉफिट ऐड अच्छा, किया तो तो उसका सर टैक्सेबल प्रॉफिट अमाउंट भी ऐड बढ़ किया इसलिए टैक्स भी बढ़ा है, हाँ, इसलिए अब से टैक्स का समझ में अमाउंट आया। बढ़ गया। आई बात समझ में। यस सर। चलिए। हाँ, टैक्सेबल जो ज्यादा है, इसलिए टैक्स की अमाउंट बढ़ी है। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पेड कितना किया गया है, एक इन्हें पेड किया है 5,000 का ही। चलिए आगे चलते हैं हम। मैं कुछ आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, तो शायद समझ में आ जाए। देखिए ये चार्ट को आप देखिए, 20 सेकंड तक आपके पास टाइम है। देखिए चार्ट को, नहीं चार्ट से क्या पता चल रहा है, क्या लिमिट है इसी चार्ट पे हम लोग समझेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या प्रोसेस है इसका।
चलिए ये देखिए चार्ट से क्या पता चल रहा है। कोई भी पर्सन कब लाइबल होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए कुछ लिमिट बनाया गया है। एक वर्ड आता है टर्न ओवर का, है ना। टर्न ओवर एज ए सेल, कि कोई भी बिजनेस कितना सेल किया हुआ है। हम इसी एग्जांपल में यदि आपको दिखाएं, यदि मान लीजिए कि कोई एबीसीडी कोई कंपनी है, उसने टोटल टैक्सेबल अमाउंट सेल किया है 50 लाख का पूरे साल का, और उस पर टैक्स का कलेक्शन किया है 2 लाख का। टोटल कितना उसकी हो गई इनवॉइस वैल्यू या जो सेल वैल्यू है 52 लाख का। आप हमें तब बताएं कि टर्न ओवर इसका कितना होगा। टर्न ओवर ये बहुत बड़ी बात 52 लाख। होता है। तो आप हमें ये बताएं कि 5 लाख मतलब 50 लाख होगा या 52 लाख या 2 लाख, या इनमें से कोई नहीं। एबीसी सर के 52 लाख होगा सर। टर्न ओवर होगा 52। और कोई बता सकता है? देखिए आप लोगों को शायद हम पीछे भी बताए होंगे पीछे क्लास में। सर 50 लाख होना चाहिए मेरे हिसाब से। 2 लाख का तो हम टैक्स दे रहे हैं ना। निशा कितना होगा आप लोग एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, है ना, सर 50 पता लाख चले कि आप लोग क्या बता रहे हैं। अनमोल का 50 लाख होगा। सर 52 आप लाख चैट होगा बॉक्स सर, टर्न ओवर तो 52 लाख चाहिए। वही चीज को समझना है। टैक्सेबल अमाउंट पे ना टर्नओवर होता है, 50 लाख होना चाहिए। 50 लाख से 50 लाख हो गया, 52 लाख से बाद चलिए। हाँ, यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो टर्नओवर होता है एज पर रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आपकी टैक्सेबल अमाउंट होती है, ना कि टैक्सेस की अमाउंट। क्योंकि टैक्स का जो अमाउंट होता है हम तो गवर्नमेंट को पेड करते हैं, वो हमारा अमाउंट थोड़ी है। हमारे लिए तो वो ड्यूटी एंड टैक्सेस का लायबिलिटी है। यदि आप सेल का एंट्री पास किए होंगे टैली में, तो आप देखे होंगे कि जितने भी सीजीएसटी या एसजीएसटी बनाते हैं उसको अंदर ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल के रखते हैं। और ड्यूटी टैक्सेस वो होता है जो लायबिलिटी पार्ट होती है, जो हमें गवर्नमेंट को पेड करना होता है। हम कस्टमर से 52 लिए, बट हम 2 लाख जो है गवर्नमेंट को पेड किए हैं। हमारे पास तो केवल 50 लाख का ही है ना। तो बिजनेस का टर्नओवर कितना हुआ 50 लाख। आई बात समझ में? हाँ, तो ये आपको जो वर्ड यहाँ पे दिख रहा है टर्नओवर, ये जस्ट लाइक एज सेल है। सेल से थोड़ा सा एबव है ये, लेकिन आप इसको 99% सेल मान सकते हो। सेल और सप्लाई में कुछ डिफरेंसेस होती है। चलिए, तो मैं ये पीडीएफ आपको दिखा रहा था। आप सभी अपने आप को म्यूट कीजिए, और यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ उसको आप सही से देखिए, क्या इसका प्रोसेस है ना, क्या इसकी लिमिट है। इसमें थोड़ा भी आपका मिक्स मैच होगा तो फिर 0 हो जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक, सबसे फर्स्ट आपको ये देखना है कोई भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है ना। कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, यदि उस स्टेट में आप गुड्स सेल करें या सर्विस सेल करें या दोनों सेल करें, जैसे ही आपकी लिमिट 10 लाख से एबव होगी आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप अगर नहीं लेंगे तो आपकी बिजनेस को बंद कर दी जाएगी, है ना, आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगी और आगे बहुत से पेनाल्टी फाइन ये सब देनी होगी। सिंपल में मैंने अभी क्या बताया कि जो स्पेशल स्टेट कैटेगरी वाले जो स्टेट है उसमें आप गुड्स सेल करें या सर्विस सेल करें या दोनों सेल करें, साथ में दोनों कर सकते हैं,
यदि आपका सेल वैल्यू 10 लाख से एक्सेस कर रहा है अमाउंट, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब आपको ये देखना है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट होता क्या है। सर कंपलसरी हो जाएगा उनके लिए? हाँ, आपके लिए नेसेसरी है वो। तो रजिस्ट्रेशन पर्पस के हिसाब से केवल 4 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है। ये कौन कौन सा है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये आप कहीं पे नोट डाउन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, यदि आप मणिपुर में कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं या किए हुए हैं, यदि आप पूरे साल में, एक साल में सेल वैल्यू 10 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आई बात समझ में? यस सर। ये 4 स्टेट है जिसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। चलिए, ये बिहार 4 के लिए स्टेट क्या के लिमिट अलावा, है सर? हाँ बताइए। बिहार के लिए क्या लिमिट है? बता रहे हैं अभी, पहले आप ये लिमिट देख लीजिए। ये लिमिट में कोई कंफ्यूजन नहीं सर। आगे चलिए। तो ये जो 4 स्टेट है, इसके अलावा जो स्टेट है, उसके लिए क्या है? यहाँ पे आप देखिए 6 स्टेट अलग है। अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, पांडुचेरी है, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड। ये स्टेट आप देख लीजिए, 6 स्टेट है। इसमें यदि आप गुड्स या सर्विस 20 लाख से एक्सेस सेल कर रहे हैं, जैसे आपका 20 लाख से क्रॉस किया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आप गुड्स सेल करें या सर्विस सेल करें या दोनों सेल करें, 20 लाख का लिमिट है। फोर स्टेट जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर में स्पेशल, ये इसमें 10 लाख का लिमिट है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे 6 स्टेट है, इसमें 20 लाख का लिमिट है। ये स्टेट आप सही से याद रखेंगे ना। जब आप जाएंगे एज ए अकाउंटेंट कहीं पे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि चलिए हमारा एक तेलंगाना में बिजनेस है ना, हम तेलंगाना में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा? हम सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, तो आपको बताना होगा कि यदि आपका लिमिट 20 लाख से अबव करेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो कितने स्टेट अभी बच गए, मतलब कितने काउंट हो गए? 4 आपने ऊपर में देखा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और 6 यहाँ पे ये स्टेट देखा, 10 आउट हो गए। बाकी जो स्टेट बचा है या यूनियन टेरिटरी जो भी बचा हुआ है, केंद्र शासित जो भी बचा हुआ है, उसके लिए क्या कंडीशन है? एज एग्जाम्पल बिहार को मान लीजिए, यदि आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं बिहार में, तो आपके लिए लिमिट 20 लाख की है। यदि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट वो 40 लाख की है। बस इतना यदि आप समझ गए, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो गया। थ्री टाइप्स में आपको डिवाइड करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। फर्स्ट क्या है, जो स्पेशल कैटेगरी है उसके लिए 10 लाख का लिमिट है। कौन कौन सा स्टेट है? तो ये 4 स्टेट है। ठीक है, मणिपुर। तो सर इनके लिए जो 10 लाख का लिमिट है सर, वो गुड्स एंड सर्विस दोनों पे होगा? हाँ दोनों के लिए। वही वही मैंने बताया, दोनों। गुड्स केवल सेल करे या केवल सर्विस, या दोनों साथ में, 10 लाख की लिमिट है। और सेम जो सर और नीचे ये जो 6 स्टेट है सर, उसमें भी 20 लाख की लिमिट है गुड्स और सर्विस पे? हाँ, 20 लाख वाले भी लिमिट में वही है, गुड्स सेल करे या सर्विस, या दोनों। और बाकी बाकी जो जो भी स्टेट, सर स्टेट बच जाता है सर, उसमें सर गुड्स पे आपको अ, सर 40,000 और सर्विस पे सर 20,000, है ना? 40,000 नहीं, 40 लाख। 40 लाख, अच्छा। सर्विस के सर केस में 20 लैक्स और गुड्स के केस में 40 लैक्स। तो ये जो
चार्ट चार्ट है ये, इसके अकॉर्डिंग आप हमें बताइए। मान लीजिए हम यूपी में बिजनेस स्टार्ट किए हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी टोटल सेल जो है 35 लाख का है। क्या हमें रजिस्ट्रेशन लेना होगा या नहीं लेना होगा? सर थर्टी लेना फाइव पड़े लाख बोले ना सर? हाँ, नहीं सर, नहीं लेना 35 लाख। रेट पड़ेगा। यूपी था ना सर? सर नहीं लेना पड़ेगा सर। नहीं लेना ये होगा नहीं सर। है, पर चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हम बिहार में सेल कर रहे हैं, है ना, हमारी हमारी गुड्स या सर्विस कुछ भी मान लीजिए 5 लाख का टर्नओवर है। हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? सर ले रजिस्ट्रेशन सकते ले हैं सर। सकते हैं सर। रजिस्ट्रेशन में ले ले सकते हैं सकते सर। हैं बट लेने की जरूरत नहीं सर है। कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, हमारी कोई भी सेल हो, लेकिन जैसे आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपके लिए वो नेसेसरी हो जाएगा, आपको लेना ही होगा। सर आई बात समझ में? यस सर। तो ये लिमिट है अलग अलग स्टेट के लिए। गुड्स के केस में अलग है, सर्विस के केस में अलग है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसके लिए अलग है, तो बाकी जो स्टेट है उसके लिए अलग है। अच्छा, ऐसा लिमिट क्यों बनाया गया, किसी को पता है? ये गवर्नमेंट का ऐसा क्या, उसका मेन मोटो क्या था ऐसा करने का? वो सीधा सब स्टेट के लिए एक ही जैसा बना देता, क्यों इतना लंबा चौड़ा ये डिसीजन सर लिया? इसलिए बनाया गया होगा शायद कि कौन से स्टेट में कितना सेल हो रहा है किस चीज का, उस बेसिस पे सर कैटेगरी बांटा गया होगा, क्लासिफाई किया गया होगा। और भी आप में से कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों लाया गया है ये अलग अलग लिमिट? चलिए आप यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ जैसे आपका पंजाब है, यूपी है, बिहार है, मतलब जो यहाँ पे अलग रखा गया स्टेट में, यहाँ पे बिजनेस करना आसान है, लेकिन आप चले जाए उत्तराखंड में, सिक्किम में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, है ना, वहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि उधर पहाड़ी इलाका है या डेवलपमेंट नहीं किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट रखा गया है। मतलब सर उधर एक यदि आपका, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में आया ना? हाँ हाँ, उसके लिए हाँ ड्यूटी है तो वो। पौंडीचेरी जब यूनियन टेरिटरी में आया तो वो उसमें क्यों है? मतलब वो तो 40 लाख वाले में भी हो सकता है। नहीं नहीं, वो पौंडुचेरी जो है वो काफी डेवलप है ना, विकसित है वो, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे वो विकसित है, इसलिए ऐसा उसमें लाया गया है। वहां पे तो ये सब बिजनेस दोनों करना में आसान है, ये ज्यादा सब लोग वहां दोनों पे में दिया हुआ जाते है हैं। ना? पौंडीचेरी पौंडीचेरी तो फिर दोनों में आ गया ना? इसमें भी आ गया उसमें भी आ गया। कहाँ किस में आया? सर नहीं 20 लाख वाले में भी दिख रहा है और 40 लाख वाले में भी यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आ गया। भाई और अदर है। एक ही यूनियन टेरिटरी नहीं है पौंडुचेरी के लिए, ये है, बाकी जो है उसके लिए अलग ये है। आपका लक्षद्वीप है ना, दादरा नगर हवेली है, उस सब के लिए ये कंडीशन है। अच्छा। हाँ, केवल पंडुचेरी के लिए 20 लाख का लिमिट है, बाकी सब के लिए 40 लाख का है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये जो लिमिट आपको बताया है ये लिमिट उसके लिए अप्लीकेबल है, मतलब यदि आपका बिजनेस जैसे एक्सीड कर रहा है आपकी टर्नओवर, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना नेसेसरी हो जाती है। यदि आप नहीं लेते हैं तो आपकी बिजनेस को क्लोज कर दी जाएगी या फाइन या पेनाल्टी लगेगी, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यदि आपको रजिस्ट्रेशन खुद से लेना है तो आपका टर्नओवर वहां पे मैटर नहीं करता है। आपका 2,000 का भी सेल हो या 2 लाख का भी सेल हो या 50 लाख का सेल हो, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
इसमें भी कोई कंफ्यूजन किसी को अभी तक की क्लास में? कोई हमें अभी रिवाइज करके बता दो, अभी जो क्लास में हुआ है उसके बाद फिर आगे चल। आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा है, आप में से कोई भी? सर सर हाँ बताइए। ये नीचे वाले जो बता रहे थे सर, ये अरुणाचल प्रदेश मेघालय वाला जो 20 लाख है, और 20 लाख से ज्यादा होगा तो सर इसका सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना सर? ये आपका साउंड नहीं आया मनु। आवाज आ रहा है सर अब? आवाज क्या सर अब? हेलो सर बोलिए। अभी साउंड जा रहा है आप लोगों को? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस सर। हाँ, आप में से कोई बताइए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, कोई भी? सर क्वेश्चन तो सर एक सर सर हाँ बताइए। ये जो लाख वाले जो बता रहे थे सर, ये 20 लाख, ये मैं अरुणाचल प्रदेश मेघालय, ये सर बता रहे थे 20 लाख से अगर ज्यादा होगा सर तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना सर? नहीं साउंड नहीं आ रहा। सर नीचे वाला सर 20 लाख से सर ज्यादा सर, अगर सर उन्नीस की सर करता है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना सर? ये अरुणाचल प्रदेश से बता रहे मेघालय लास्ट वाला। आने दीजिए सर। चलो कोई बताओ आप में से। सर वॉइस आ रही है? अभी आ रही है, बताइए। सर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जीएसटी क्या होता है। ठीक है। जीएसटी सर आईजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी होता है, फिर आईजीएसटी कहाँ लगता है, एसजीएसटी कहाँ लगता है, और सेंट्रल जीएसटी कहाँ लगता है। सर ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। और सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का लिमिट क्या है, कौन से स्टेट पे कितना है, सर वो सब सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, ठीक। एक चीज और आपको दिखाना, ये देखिए पीडीएफ देखिए यहाँ पे, कितने टैक्स के रिटर्न, कितने कितने टैक्स के होते हैं जीएसटी में, है ना। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे या अभी भी पढ़ेंगे, हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो चार्ट आपका दिख रहा है यहाँ पे, जीएसटी R1 है, 2A है, 2B है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा। जीएसटी 3 भी है।
यहाँ पे GSTR 3 भी है, GSTR 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9 है ना। यहाँ पे 10 और 11 टाइप्स के GST रिटर्न फाइल होता है। जैसे आप इनकम टैक्स में देखे होंगे, पढ़े होंगे, आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, वैसे GST में 11 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, GSTR 1 है। इसमें किस टाइप का डाटा जाता है ना, किस टाइप का आप डाटा का प्रेजेंटेशन करेंगे। साउंड सबको सही से जा रहा है ना, तो मैं एक अच्छा चीज आपको बता रहा हूँ। साउंड एक बार कंफर्म कीजिए आप। यस सर, सही से आ रहा है। आ रहा है सर। चलिए, तो देखिए GSTR 1 में जो सेल की डाटा होती है, जो सेलर पार्टी होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो पूरे मंथ में कितना सेल किए हुए हैं वो डाटा यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो डाटा यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अभी कौन सा डेट चल रहा है, 29/3/2024 आज है ना, ये मंथ लास्ट होने वाला है। तो इस मंथ में जो भी सेल किया गया होगा सप्लायर के द्वारा, वो अगले मंथ मतलब अप्रैल मई में 11 तारीख तक वो फाइल करना होगा, उसको दिखाना होगा कि हमने अभी तक कितना सेल किया है एक मंथ में। सिंपल में ये समझिए कि GSTR 1 जो होता है उसमें सेल का डाटा प्रेजेंटेशन होता है, तो मंथली बेसिस पे होता है, और इसकी ड्यू डेट 11 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। आई बात समझ में। सेकेंड वाला देखिए। GSTR 1 क्वार्टरली भी तो होता है। हाँ, वो भी होता है, क्वार्टर बेसिस पे होता है। अभी हम मंथली बेसिस की बात कर रहे हैं, वो लिमिट होती है ना 5 CR से। वो हम लोग नीचे देखेंगे ना, QRMPS स्कीम जो है उसके नीचे ये वाला हम लोग देखेंगे। पहले ये आप देखिए यहाँ पे, तो GSTR 1 में क्या होता है, मंथली बेसिस पे होता है सेल सर। का खरीदारा सर डेटा, खरीदना जो भी मंथली सेल का डेटा होता है सर, उसको हम कौन फाइल कौन करेगा, जो सेल करेगा सर सेलर। सप्लायर फाइल करेगा सर। सप्लायर फाइल, कि हमने पूरे मंथ में कितना सेल किया है, B2B कितना सेल किया है, B2C कितना सेल किया है, इंटरेस्टेड कितना सेल किया है, इंटरेस्टेड कितना सेल किया है ना। वो सब वो मेंशन करेगा, वहां पे दिखाएगा वो। ऐसे फाइल कैसे होता है हम लोग पोर्टल पे भी जाके देखिए, ठीक है। उसके बाद GSTR 2A 2B जो होता है, हम ये उसके लिए अप्लीकेबल है, मतलब ये वो डाटा होता है जिसमें सप्लायर किसी से गुड्स परचेज किया हो। जैसे आप बिजनेस चलाते हैं तो आप कहीं ना कहीं से गुड्स आप परचेज किए होंगे, उस पे जो टैक्स आप पेड किए होंगे वो अमाउंट यहाँ पे दिखता है। आप 2 लाख का परचेज किया है, उस पर 5,000 आपने टैक्स पेड किया है, तो वो दिखेगा कि हमने किस पार्टी से कौन सा बिल परचेज किया है, कितना अमाउंट का परचेज किया है, वो सब के सब शो होता है। आई बात सर समझ में? बोल सकते हैं सर, GSTR 1 जो होता है और वो जो फाइल करते हैं उसको सर हम लोग GSTR 2A 2B में सर उसको चेक कर सकते हैं। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। मतलब सर रिसिपेंट जो होगा सर वो चेक कर सकते हैं। हाँ, देखिए GSTR 1 है सेलर के लिए है, GST 2A 2B है ये बायर पार्टी के लिए है ना, रिसिपिएंट पार्टी के लिए। उसको दिखेगा, उसके 2A 2B में दिखेगा कि हमने परचेज टाइम में कितना टैक्स पेड किया है। आई बात समझे। और उसी के अकॉर्डिंग वो ITC लेगा, जो मैंने आपको एक्सेल में बताया कि ITC का क्या कैसे लिया जाता है, तो वो इसके अकॉर्डिंग जितना उसके 2B में दिखेगा टैक्स का अमाउंट, उतना वो ITC ले सकता है। इसको एज एग्जाम्पल समझिए, जैसे अंकित है, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। अंकित ने मोनू को सेल किया है 5 लाख। वेट कीजिए, वेट कीजिए 1 सेकेंड। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए।
अंकित बिजनेस स्टार्ट किया है, अंकित ने मोनू को सेल किया है 5 लाख का, तो वो अंकित अपना जीएसटी आर1 में दिखाएगा कि हमने मोनू को 5 लाख का सेल किया है, सेल का डाटा दिखाएगा जीएसटी आर1 में। और जीएसटी 2A 2B क्या है, अंकित जब बिजनेस किया है तो कहीं ना कहीं से वो गुड्स परचेज किया होगा, वहां पर वो टैक्स पेड किया होगा, तो अंकित के जीएसटीआर 2A 2B में दिखेगा कि कितना उसने परचेज के टाइम में टैक्स पेड किया है। ये जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होता, ये पोर्टल से ऑटोमेटिक जनरेट होके आती है। इनका क्वेश्चन था, किसी को कोई इशू? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जीएसटी R2A और 2B डिफरेंट है या सेम है? देखिए 2A 2B 90% सेम है, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि 2B के अकॉर्डिंग ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जितना 2B में दिखेगा उससे ज्यादा अमाउंट का आईटीसी नहीं ले सकते। लेकिन 2A में क्या होता है कि हमने जितना भी परचेज किया है ना, वो सब के सब बिल उसमें शो करेगा, तो आईटीसी के पर्पस के लिए 2B को बनाया गया है। ठीक है, ओके सर। ये ऑटो ऑटो जनरेट होता है ना, जनरेट करने का कोई नीड नहीं होता है। उसके बाद जीएसटीआर 3 भी है, इसमें देखिए इसमें क्या बताया गया, आप खुद से भी देख सकते हैं। हम जितना सेल किए हैं, है ना, मतलब जो सप्लायर है जितना सेल किया है और जितना उसने परचेज के टाइम में टैक्स पेड किया है। आप म्यूट कीजिए बाकी लोग। मान लीजिए कि अंकित ने सेल किया है 5 लाख का, उस पर टैक्स उसका कितना बन रहा है, 20,000 का मान लीजिए। ठीक है, और अंकित टैक्स परचेज किया है कोई गुड्स या सर्विस, उस पर उसने टैक्स पेड किया है 15,000 का, तो कितना पैसा उसको और आपको देना होगा। लायबिलिटी कितनी की बन रही थी, 20,000 की, लेकिन 15,000 उसने पहले पेड किया, तो ओनली 5,000 का उसका लायबिलिटी बन रहा है, तो वो अपने बैंक से पेमेंट करेगा। तो GST 3B में ये दिखाया जाता है कि आपने कितना सेल किया, उस पर कितना टैक्स बना, है ना, आपने कितना परचेज किया, उस पर कितना आपने टैक्स पेड किया, और जो टैक्स की लायबिलिटी है बच गई है वो आपको टैक्स पेड करना होता है। मैं इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ, है ना, यदि आप जब फाइल करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा 3B। एक सेकंड, मैंने फाइल किया था वो मैं बताता हूँ। इनवॉइस, ये देखिए ये GST 3B होता है, जब आप फाइल करेंगे तो ऐसा दिखेगा। देखिए इसमें आप देखिए कि कितना सेल किया गया है, उस पर कितना टैक्स बना है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकेंड में देखिए, सेकेंड टेबल में क्या है कि एलिजिबल आईटीसी, हमने गुड्स कितना परचेज किया, उस पर कितना टैक्स बना, कितना हमें टैक्स मिला है। देखिए तो ऑल अदर आईटीसी में यहाँ पे दिखेगा कि हमने इतना टैक्स पेड किया है पहले से। हमारी लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 286062। ठीक है, तो हमें कितना पहले से टैक्स पेड करके रखा हुआ है, ये टैक्स पेड करके रखा हुआ है, मतलब हम कुछ एक्सेस पैसा, ज्यादा पैसा टैक्स पेड करके रखे हुए हैं हम, तो हमें अलग से 1 भी रुपया टैक्स पेड करने की नीड नहीं होगी, उसी का यहाँ पे सेटअप किया गया है। ये सब ऑटो सेटअप होता है। पेमेंट ऑफ टैक्स, ये टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी और टैक्स पेड किया गया आईटीसी से, ये टैक्स का सेटअप किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो कैश से टैक्स पेड इन कैश में 0 दिख रहा है, हमें कैश का नीड नहीं था टैक्स पेड करने के लिए। यह है इसका GSTR 3B होता है।
वही चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी 3B क्या होता है। ये देखिए, तो GST 3B में कौन सी डाटा जाती है, आपने कितना सेल किया उस पर कितना टैक्स बन रहा है ना, आपने कितना परचेस किया उस पर कितना टैक्स आपने पेड किया है, और लास्ट में आप कितना टैक्स पेड करेंगे यदि कोई लायबिलिटी बन रही है तो ये डाटा उसमें मेंशन होता है। ये भी आपका मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे हो सकती है। सर मंथली तो बेसिस ये के तो लिए कह सकते हैं ना कि जो भी जीएसटी R1 करेगा उनको जीएसटी 3B भी करना पड़ेगा। हाँ वो नेसेसरी है, करना ही होगा। तो 20 तारीख है तो ना उसमें नेक्स्ट। सेल का सर सेल का सारा डाटा डालते हैं तो सर इसमें सेल परचेज दोनों का है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये उसके लिए नेसेसरी हो जाता है, जो GST R1 फाइल करेगा उसके लिए 3B फाइल करना नेसेसरी है। ठीक है, तो GST R 3B हो गया। उसके बाद GST R 4 है। 4 किसके लिए है, ये कंपोजिशन जो टैक्स पेयर होते हैं, मतलब ये इसका भी एक अलग टॉपिक है, हम लोग कभी इस पे डिस्कस करेंगे। ये जनरली जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम लाया गया है। वो एनुअल बेसिस पे फाइल किया जाता है। कब फाइल करेंगे, तो जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके एक महीना के अंदर में, जैसे अभी 23-24 चल रही है, कब लास्ट होगी, 31/3/2024 को ये ईयर एंड हो जाएगी। तो कब तक आप कंपोजिशन के लिए फाइल कर सकते हैं, तो 30 अप्रैल 2024 तक। अब 2 या 3 दिन में स्टार्ट ये हो जाएगी, है ना, जैसे ही ईयर एंड होगी तो जितने कंपोजिशन टैक्स पेयर जो होंगे, जो क्लाइंट होंगे ना, उसका फाइल करना होगा। GST 4 उसके लिए अप्लीकेबल है। GST 5 किसके लिए है, तो जो नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन टैक्सेबल पर्सन। आपने इनकम टैक्स में देखा होगा है ना, नॉन रेसिडेंट वाला जब हम चैप्टर कराए होंगे वहां पे देखे होंगे। कोई फॉरेन टैक्स पेयर है, मतलब कोई फॉरेन पर्सन है, वो चाहता है कि हम इंडिया में बिजनेस करें, तो उसका क्या लायबिलिटी बनेगा टैक्स का, वो कौन सा GST फाइल करेगा, तो उसके लिए GST 5 है, जो मंथली बेसिस पे उसको फाइल करना होता है। 5 किसके लिए है, तो जो नॉन रेसिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन है, जो इंडिया में टैक्स पेड करना चाहते हैं क्योंकि उसने बिजनेस किया है इंडिया में, उसके लिए भी मंथली बेसिस पे है, 20 तारीख नेक्स्ट मंथ के हिसाब से, या रजिस्ट्रेशन जो लिया है उसके 7 दिन के अंदर, जो दोनों में से ज्यादा पहले आए। अब देखा हम लोग नहीं घर नहीं चलिए, उसके बाद GST 6 किसके लिए है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाम आपने सुना है कभी, बता दो सर। आपने किसी आईडी, GST R 5 नहीं बताया। क्या हुआ मोनू, GST R 5 नहीं बताया आप। 5 मैंने बताया अभी। 5 उसके लिए अप्लीकेबल है जो नॉन रेसिडेंट है, जो फॉरेन कंट्री के पर्सन है, फॉरेन के पर्सन है, वो इंडिया में टैक्स पेड करना चाहता है, उसके लिए अप्लीकेबल है GST R 5। तो मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड नेपाल से है, वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए ये GST R 5 अप्लीकेबल हो जाएगा, यदि यहाँ वो बिजनेस करेगा तो। और हम बिजनेस करेंगे यहाँ पे तो हमारे लिए GST R 1 और 3 भी होगा। ठीक है, बाहर हाँ से करेगा उसके लिए GST R 5 होगा। हाँ, जो फॉरेन पर्सन है उसके लिए 5। 6 किसके लिए है, तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो ये आपने नाम सुना है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अपने से कोई भी, क्या होता है ये,
चलिए इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। सबके पास मोबाइल है, सब अपना मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, है ना। जियो हो, एयरटेल एयरटेल है या कोई भी कंपनी का। वो जो पैसा आप रिचार्ज कराते हो वो पैसा जाता कहाँ? कंपनी के पास जाता है ना। तो कंपनी का क्या होता है कि एक हेड ऑफिस, मेन ऑफिस बनाया जाता है। वो जितने भी आप रिचार्ज किए हुए हैं सबके सब पैसा उसके हेड ऑफिस में, मान लीजिए मुंबई को हेड ऑफिस बनाया गया है, तो सबके सब पैसा मुंबई में चला जाएगा। वो जो पैसा चला गया, वो जो टैक्स का पैसा भी साथ में जाएगा, तो वो जो पैसा चला गया, अब वो देखिएगा, मतलब जो कंपनी वो देखिएगा कि बिहार से कितना सेल हुआ हमारा, यूपी से कितना सेल हुआ है ना, अलग अलग स्टेट से कितना सेल हुआ है। उसके अकॉर्डिंग वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने ब्रांच को। मतलब जब हेड ऑफिस इनपुट का जो टैक्स परचेज के टाइम में पेड किया है, इनपुट का अपने ब्रांच ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वैसे पर्सन को, वैसे कंपनी को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। तो वो कंपनी के लिए, मान लीजिए जियो या वोडाफोन या कोई भी कंपनी के लिए, यदि वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के जैसे है, तो उसको मंथली बेसिस पे फाइल करना होगा। उसका ड्यू डेट कब होगी? 13 तारीख होगा अगले मंथ का। अब आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जीएसटी में भी टीसीएस और टीडीएस होता है। जैसे इनकम टैक्स में आपका टीडीएस टीसीएस हो गया, जीएसटी में भी वो अप्लीकेबल होता है। तो जो पर्सन या कोई भी कंपनी जो जीएसटी में टीडीएस के लिए अप्लीकेबल है ना, टीडीएस कट करता है, वो जीएसटी 7 फाइल करेगा मंथली बेसिस पे। उसका ड्यू डेट कब है? 10 तारीख को अगले मंथ। आप केवल ये रिटर्न फाइल देखेंगे और किसके लिए अप्लीकेबल है ना, मंथली बेसिस है और ड्यू डेट है, ये सब आप सही से समझेंगे। उसके बाद जीएसटीआर 8 किसके लिए अप्लीकेबल है? तो जो ऑनलाइन, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे आप फ्लिपकार्ट से, है ना, अमेजन से या स्विगी जोमेटो से कुछ ना कुछ मंगवाते हैं, है ना। तो जो फ्लिपकार्ट वाले हो गए, है ना, या जोमेटो स्विगी वाले हो गए, उनके लिए जीएसटी 8 अप्लीकेबल है। वो भी मंथली बेसिस पे फाइल करेंगे कि हमने कस्टमर को कितना सेल किया। जीएसटी आर 7 एक बार और से रिपीट कर दीजिए। 7 उसके लिए अप्लीकेबल है जो जीएसटी में टीडीएस कट करता है ना। ये सेक्शन लंबा है, तो आप ये समझिए कि जो टीडीएस कोई भी कंपनी कट कर रही है मतलब जीएसटी, जीएसटी में भी जो टीडीएस पे कर रही है या टीडीएस कट रहा है सर, उनके लिए जीएसटी आर 7 होगा ना? नहीं ना, ये अलग है। जो इनकम टैक्स का आपका टीडीएस है उससे बिल्कुल अलग है ये जीएसटी वाला इनकम टैक्स। सॉरी, ये जीएसटी का जो टीडीएस है वो बिल्कुल अलग है ये। इसमें बहुत सा लिमिट होता है कि एक बिल में, है ना, 3 लाख का लिमिट होनी चाहिए, परमानेंट इंटिग्रिटी होनी चाहिए, है ना। वो लिमिट मतलब एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए अलग से क्लास लेना होगा। आप सिंपल में ये समझिए कि जो कंपनी टीडीएस काटती है जीएसटी में, उसके लिए 7 है। सर मैं भी वही बोल रही थी, जो मंथली भी बेसिस पे कंपनी फाइल करेगा। जीएसटी में टीडीएस। हाँ बताइए। सर मैं भी वही बोल रही थी, जो भी कंपनी जीएसटी में टीडीएस काटती है उनको जीएसटी आर 7 मतलब फाइल करना है। बाकी डिटेल्स तो सर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, और जीएसटी 8 किसके लिए अप्लीकेबल है, ये समझ में आया सबको? यस सर, जो भी ई कॉमर्स बिजनेस है जैसे स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट ये सब होगा। मिंत्रा, ये सब जो भी है वो लोग करेंगे जीएसटी आर।
उसके बाद जीएसटी 9 होता है, एनुअल रिटर्न होता है। हम जो मंथ में जीएसटी R1 फाइल करते हैं या 3 भी फाइल करते हैं, तो सब मिला करके एग्रीगेट करके एक एनुअल फाइल की जाती है कि हमारी जो बिजनेस है पूरे साल का रिपोर्ट ये रहा, एक साल में हमने टोटल इतना सेल किया, इतना परचेज किया और इतना टैक्स पेड किया। तो मंथली बेसिस पे तो आपको जीएसटी R1 3 भी फाइल करना ही होता है, साथ में आपको एनुअल बेसिस पे भी फाइल करना होता है। जो जीएसटी R9 में आप करेंगे, इसका एनुअल बेसिस पे होता है। ड्यू डेट इसकी कब हो गई, तो 31 दिसंबर तक होगी। जैसे अभी 2023-24 चल रही है, तो 2023-24 का एनुअल रिटर्न कब तक जाएगा, 31/12/2024 तक, 31 दिसंबर तक जाएगी। सर तो ऐसा हो सकता है जो जीएसटी R1 करेंगे वो जीएसटी R2 भी और 3 भी करेंगे और वो जीएसटी R9 भी करेंगे, है ना सर? हाँ हाँ, उसके उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है। मतलब जो जीएसटी R1 और 3 भी फाइल करता है उसके लिए एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। इसका ड्यू डेट आपका 31 दिसंबर तक हो। उसके बाद जीएसटी 10 किसके लिए अप्लीकेबल है, फाइनल रिटर्न जो की करता है। ये कब होगा, जब कोई अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहे, मतलब कैंसलेशन करना चाहता है कि अब हम अपना बिजनेस नहीं करेंगे, है ना। कोई बिजनेस अपना क्लोज करना चाहता है कि अब हमसे बिजनेस नहीं होगा, या हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, या हम अपनी बिजनेस को दूसरे बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि बायजू और आकाश ने दोनों मिल गया, एक हो गया, तो वहां पे जो एक कंपनी जो है दूसरे में ऐड हुई है उसका जीएसटी कैंसिलेशन हो गया होगा, फिर एक न्यू बना होगा दोनों के नाम से अलग से। या आप मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं अब हम बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो भी आपको कैंसिलेशन करना होगा। उसके लिए आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना होगा, जिसे फाइनल रिटर्न बोला जाता है। ये कब करना होगा, तो विद इन द 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन। जब आप कैंसिलेशन कर रहे हैं उसके 3 मंथ के अंदर में आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा जीएसटीआर 10 में। और जो जीएसटीआर 11 है वो कस्टम वाले के लिए होता है ना, क्लेमिंग रिफंड करता है, वो ड्यूटी ड्रॉबैक वाली पोजीशन होती है ना, उस केस में वो है। जो हम लोग कस्टम वाले कुछ पार्ट पढ़ेंगे उस समय वहां पे सही से बताया जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जीएसटी में 11 टाइप्स के रिटर्न होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको सही से समझेंगे, देखेंगे, हम ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल देंगे। और एक लास्ट पॉइंट बच गया, क्यूआर एमपीएस स्कीम। कोई बता सकते हैं क्या होता है क्यूआर एमपीएस स्कीम? देखिए, जिसका लिमिट 5 सीआर से कम का है उसके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप क्यूआर एमपीएस स्कीम में आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मंथली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करेंगे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अप्रैल मई जून का ले लेते हैं, तो अप्रैल मई और जून का आप पेमेंट करेंगे टैक्स का, और साथ में 3 मंथ का एक साथ आप फाइल करेंगे, तो उसको क्यूआर एमपीएस स्कीम बोला जाता है। जिसका लिमिट 5 सीआर के से कम है, बिलो है, वो कर सकता है। जैसे 5 सीआर से क्रॉस करेगा उसके लिए क्यूआर एमपीएस स्कीम नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 चीजों को देखा है ना। ऐसे तो हम बेसिक पहले हम लोगों ने देखा कि जीएसटी क्या है, उसके बाद ये देखा कि रजिस्ट्रेशन का क्या लिमिट क्या है ना। ये प्रोसेस आपको नहीं बताया है, हम उसको पोर्टल पे बताएंगे प्रोसेस कैसे होता है। अभी हमने आपको केवल लिमिट बताया है। और थर्ड हमने ये बताया कि कितने टाइप्स के फाइल होते, मतलब जीएसटीआर कितने टाइप्स के होते हैं, फाइलिंग प्रोसेस क्या है, 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, ऐसे करके 11 किसके लिए अप्लीकेबल है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।